हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूं। इन दिनों में हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर कॉमर्स। उसके अंदर ये हमारा 29वां वीडियो है, 29वां वीडियो है और हमेशा की तरह हम इसके अंदर 10 MCQ कवर करेंगे। चलिए सर, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, जो PDF से मैंने लिया है, 6 क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 25,000, टैक्स 10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपी, ईच ऑफ 10 रुपी, अर्निंग पर शेयर विल बी। तो इसमें आपसे इन्होंने पूछा है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब पहले आप ये समझिए कि अर्निंग क्या होती है। तो कंपनी जो पैसा कमाती है, इसे हमने जैसे कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से पहले कंपनी का टैक्स जाएगा, तो कंपनी के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कंपनी का टैक्स से पहले जो मुनाफा है वो 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। और इसमें से कंपनी ने जो टैक्स दिया है वो 10,000 रुपये दिया है, ठीक है। तो कंपनी के पास अभी 1,40,000 रुपये आ रहा है, 1,40,000। इसमें से कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देगी, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना देगी, 25,000 रुपये। हमें पता है कि कंपनी के शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, PS होल्डर होते हैं और पहला हक जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर का होता है। तो हम 25,000 उनको देंगे, तो बाद में हमारे पास 1,15,000 रुपये बचेगा। तो 1,15,000 रुपये का प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर आप वो देखेंगे ध्यान से, तो वो 10,000 है, क्योंकि 1 लाख की तो हमारी कैपिटल है और 10 रुपये का एक शेयर है, तो 10,000 अंशों की संख्या हुई। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, तो उसके बाद आपका 11.5 आंसर आएगा, यानी ये 11 रुपये 50 पैसे। इवन आंसर्स में क्लोज ऑप्शन से रखें, 11 रुपये 50 पैसे इज करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे पहले आपका टैक्स से पहले का जो लाभ है वो ले लीजिए, उसके बाद आप टैक्स लेस कर लीजिए, तो टैक्स के बाद कंपनी के बाद प्रॉफिट बच गया, उसमें से कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देगी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अवेलेबल लाभ है, जो प्रॉफिट अवेलेबल है, वो 1,15,000 है और जो अंशों की संख्या है वो 10,000 है। तो आपका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, बहुत ही मेजर चीज़ होती है। इन्होंने आंसर देते समय यहाँ पे ये है आपका 11 रुपये 50 पैसे। आप सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट काटेंगे पीटेंगे तो 11.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन एन एक्सक्लूसिव कैटेगरी, ठीक है, इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज, ये पूछना चाहता है both class limits are considered, the lower limit is removed, both the limits are removed, the upper limit is removed, ठीक है। क्वेश्चन का आप आंसर सोचिए। मैं आपको कुछ ग्रुप दिखाता हूँ। जैसे कुछ ग्रुप हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस सीरीज में 15 कहाँ आएगा, तो आप बोलेंगे सर 15 यहाँ आएगा। मैं पूछूंगा 24 कहाँ आएगा, 24, तो आप बोलेंगे सर यहाँ आएगा, ठीक है। मैं पूछूंगा 10 कहाँ आएगा, तो 10 में आप में भी, अगर आपने नहीं पढ़ाई कर रखी तो आप कंफ्यूज होंगे, सर 10 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, 10 यहाँ आएगा। अब आप गौर कीजिए, आपने क्या किया, आपने 10 को यहाँ शामिल नहीं किया, बल्कि 10 को आपने यहाँ शामिल किया। तो जब आपने कह रहे हैं कि आपने यहाँ शामिल नहीं किया, तो आपने क्या किया, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया। बातों बातों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपनी जो अपर लिमिट है उसमें उस आइटम को शामिल नहीं किया, आपने अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया। और एक्सक्लूड से ही वर्ड आता है एक्सक्लूसिव सीरीज, जो अपवर्जित कर देती है। वर्जित का मतलब होता है रोक लगाना। तो जो ऊपर आ रही आइटम को एक्सक्लूड कर देती है, अपवर्जित कर देती है। तो यही क्वेश्चन था। तो अब आप बड़े आराम से आंसर दे पाएंगे। इसमें अपर लिमिट को रिमूव कर दिया जाता है, तो D इसका आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम वेयर द वर्क ऑफ डैश डैश एंड्स द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस, फ्रॉम वेयर द वर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड्स, फ्रॉम देयर द वर्क ऑफ डैश डैश बिगिंस। तो आपको सही शब्द चुनाव करने हैं। जहाँ पे A, मैं इसको A बोलता हूँ, जहाँ पे A खत्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो मुझे अच्छे से याद है, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और फिर मुझे ये भी पता है कि जहाँ आपकी अकाउंटिंग ख़त्म होती है वहाँ से आपकी ऑडिट शुरू होती है। तो जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें बुक कीपिंग आएगा, और जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे ऑडिट आएगा। हिंदी में ऐसे कहें कि जहाँ से पुस्तक पालन
जहाँ से आपके पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ से आपका लेखांकन शुरू होता है, और जहाँ आपका लेखांकन का कार्य समाप्त हो जाता है वहाँ से आपका अंकेक्षण वाला कार्य शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि अच्छा, इन्होंने अब थोड़ा और एक्सप्लेन किया है कि देखिए बुक कीपिंग क्या होता है। तो हम बुक कीपिंग में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन होते जाते हैं और हम उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते जाते हैं। तो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट पूरा हो जाता है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यूँ बोला जाता है कि जहाँ व्यवहार समाप्त होता है, जहाँ ट्रांजैक्शन खत्म होता है, वहाँ से बुक कीपिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आप बुक में लिखते जाएंगे, बुक में आप जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, और उसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी तो उसकी एक्यूरेसी की जांच होगी कि वो कितना एक्यूरेट है कि नहीं है, तो उसके लिए फिर आपका ऑडिट पार्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि यहाँ पे येलो कलर में पुस्त पालन का कार्य जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है, और जहाँ पे लेखांकन का कार्य समाप्त होता है वहाँ से अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। वेल, तो मेल कीजिए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है, ये स्टैटिस्टिक, ठीक है, क्या क्या वर्ड है। एक तो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, एक वर्ड है स्टेटस जो हम लगाते हैं, एक है स्टैटिस्टा, और एक है स्टैटिस्टिक। तो ये वर्ड है। तो देखिए, जो अभी आप हिंदी में तो सांख्यिकी बोल देते हैं बड़े मजे से, पर इसके लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो स्टैटिस्टिक्स है ना। तो ये जो पहला शब्द है ये तो मैं श्योर जानता हूँ कि ये आपका अंग्रेजी के लिए शब्द है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये जो ट की आवाज आती है ना, स्टैटिस्टा, ठीक है, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये वाला स्टैटिस्टा, ये आपकी इटालियन आवाज है। ये टा देखो, आप इसको ऐसे पकड़ लो, मैंने खुद ने ऐसे याद रखा है कि ये जो टा की आवाज आती है ना, स्टैटिस्टा, तो यहाँ पे टा की आवाज, ये इटालियन आवाज है। ठीक है, ओके, इतालवी भाषा या इटालियन लैंग्वेज, तो यहाँ से हो जाएगा। स्टेटस जो आजकल हम लगाया करते हैं, बार बार लोगों के स्टेटस बार बार देखा करते हैं, ये एक लैटिन शब्द है। ठीक है, तो स्टेटस एक लैटिन शब्द है। तो फिर बाद लास्ट में आपका के बचा, ये वाला स्टैटिस्टिक, ये टिक आपको जर्मनी में टिक लगेगी। ठीक है, कैसे भी करके समाओ उसको याद कीजिए, पर दो तो आपको याद होना चाहिए। जो पहला वर्ड था स्टैटिस्टिक, तो आप देखिए अगर अपन को ए कहें, छोटा स्मॉल ए, तो आपका स्मॉल ए जाके अंग्रेजी से मैच हुआ था। ठीक है, और जो मैंने कहा टा वाली आवाज़ है, स्टैटिस्टा वाली, यानी जो सी वाली आवाज़ है, वो आपकी इटालियन से मैच हुई थी, यानी 4 से जाके। और जो स्टेटस था, जो बी नंबर पे आया था, वो यहाँ पे जाके आपके लैटिन भाषा से मैच हुआ था, यानी 3। इसके बाद यहाँ से डी बचता है और यहाँ से 1 बचता है। आपने मिलान कर लिया। अब यहाँ पे अच्छा कोड देखिए, A2B3, A2B3 C4 D1। यस, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी रहने वाला है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेबर टर्नओवर मीन्स। अब देखो, अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको पता है लेबर टर्नओवर क्या होता है। वरना कोई लोग क्या सोचेंगे, सर टर्नओवर का मतलब तो बिजनेस होता है, जितनी हम सेल करते हैं उसे लेबर टर्नओवर कहेंगे। तो जो बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे वो इसको बोल देंगे शायद कि लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जो टर्नओवर लेबर जनरेट करते हैं, यानी श्रमिकों की मदद से जो सेल होता है या वो जो सेल करते हैं उसका मतलब होता है लेबर टर्नओवर। जबकि ऐसा नहीं है। लेबर टर्नओवर आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो लेबर स्ट्रक्चर है, जो काम करने वाले लोगों का स्ट्रक्चर है, उसमें जो बदलाव आता है उसकी दर को इंगित करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में 18 लोग थे, ठीक है, और एंड में आपके 12 लोग रह गए, तो आपके जो एवरेज एम्प्लॉई हैं वो हैं 15। ठीक है, 18 और 12 का एवरेज होता है 15। मान लीजिए कि इस 15 में से, एवरेज 15 में से 3 लोग छोड़ के चले गए, तो आपका यहाँ पे जो लेबर टर्नओवर आएगा, वो आएगा 20%। ये बहुत हाई है, मतलब 20% लेबर आपको छोड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो उनको प्रॉब्लम है, या आपको प्रॉब्लम है, या आपकी वर्किंग कंडीशन में प्रॉब्लम है। तो लेबर टर्नओवर क्या बताता है, इसका ए ऑप्शन था, टर्नओवर जनरेटेड बाय लेबर, ये तो गलत है। बी ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान लेबर की जो कंपोजिशन, यानी जो उनके संरचना में परिवर्तन आता है, उसको इंडिकेट करता है लेबर टर्नओवर रेट। कोई पूछे कि ये ज़्यादा होनी अच्छी है या कम होनी अच्छी है, ये कम होनी अच्छी है। ठीक है, वैसे तो जैसे आप रेशो एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो ज़्यादा अच्छा,
डाटा टर्नओवर रेशो ज़्यादा अच्छा, क्रेडिट टर्नओवर रेशो ज़्यादा अच्छा। जनरली टर्नओवर रेशो ज़्यादा होने अच्छे होते हैं, लेकिन जो लेबर टर्नओवर रेशो है वो ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता, उसका कम होना कंपनी के हित में होता है, कंपनी के इंटरेस्ट में होता है। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ए एंड बी वर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 3:2 हैविंग द कैपिटल ऑफ 80,000 50,000 दे आर एंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स। वेल, तो हमें समझ में आता है 2 पार्टनर हैं, इंटरेस्ट की उनकी इच्छा है और फर्म ने मात्र 7,800 कमाया है। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाया था। देखो, मात्र मैंने 7,800 इसलिए कहा क्योंकि जो पहला बंदा है वो चाहता है कि उसे 80,000 रुपये की कैपिटल पे 80,000 की कैपिटल पे 7,200 रुपये मिले, और जो दूसरा बंदा है वो चाहेगा कि 50,000 की कैपिटल पे उसे 9% की रेट से 4,500 रुपये मिले। इन दोनों को मिला के देखो तो ये दोनों चाहते हैं कि इनको 11,700 रुपये इंटरेस्ट मिले। प्रॉफिट तो हम बाद में ले लेंगे, पहले हमें इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं। इसको ये स्थिति कहलाती है इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स, यू हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब ठीक है, मतलब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हद में रह के देना पड़ेगा। आप क्या 11,700 तो है ही नहीं देने के लिए, तो अब आप क्या करो, इन दोनों का आप रेशो बना लो, 72 और 45 का आप रेशो बना लो, 72:45 बना लो। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 का टेबल लगाऊं तो ये 24:15 आता है, और 3 से फर्दर लगाऊं तो 8:5 आता है। तो आप क्या कीजिए, ये जो 7,800 का अवेलेबल प्रॉफिट है ना, उसे 8:5 में बांट दीजिए। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इसे एक तरह से कैपिटल के रेशो में बांट दिया। तो एक कहानी हो सकती है कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हो, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहते हो, तो आप प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, 7,800 को इस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो पहला आपका आ जाएगा 4,800 और दूसरा आपका बचा खुचा जो 3,000 है वो आ जाएगा। तो बी इसका आंसर। ठीक है सर, तो अब स्टार्ट होता है मार्केटिंग का समय। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो को 2 मिनट के लिए स्किप कर लो, जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ सुन लीजिए। ये जो मैंने अभी आपको 10 क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ वो इस सैम्पल पेपर से मैंने उठाए हैं, सैम्पल पेपर 29 से। ठीक है, ऐसे हमारे पास जैसे सैम्पल पेपर 29 है, मैं आपको इसकी थोड़ी झलक दिखाता हूँ। इस पेपर के अंदर 150 MCQ हैं, ये इस तरह से आपको मिला करते हैं। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपको हिंदी और इंग्लिश, हाँ, ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ताकि आप चाहे किसी भी मीडियम से हो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएँ। कोशिश की है कि कई सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो या NCERT बुक्स हुई या स्टेट बोर्ड बुक्स हुई, वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, KV साइड से क्वेश्चन उठाए, ये इसकी तरफ से भी कुछ एक क्वेश्चन उठाए हैं। तो कोशिश की है कि पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया जाए, और आप देखा पाएंगे कि इसके अंदर इस तरह से 150 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। और ये भी कि जैसे इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 120 क्वेश्चन है वो तो आपके कॉमर्स के हैं, और हर 4-5 क्वेश्चन के बाद उसके आंसर्स भी हैं, और लास्ट के जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ साइकोलॉजी चलता है, तो 30 क्वेश्चन हमने साइकोलॉजी के भी शामिल किए हैं। तो इस तरह से तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको बताऊँ, जस्ट अ मिनट। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा है, कॉमर्स पॉइंट ऐप, मैंने बताया कि आपको सबसे पहले कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जाके, और वो कॉमर्स पॉइंट ऐप आपको इस तरह के लोगों के साथ मिलेगा। तो आप देख के समझ जाएंगे, पहले सेम नाम होगा तो भी आप समझ जाएंगे। उसके अंदर आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। बहुत सारे पेपर्स तो वहाँ फ्री पे भी अवेलेबल है, पर अगर आपको पूरे के पूरे 50 सैम्पल पेपर चाहिए, उससे आपके पास टोटल 150 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास 7,500 MCQ हो जाएंगे, जो कि तैयारी के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। और इन सब के लिए आपको 249 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, 249 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको आराम से मिलेंगे, आप आराम से देख पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस वगैरह तो मैंने डाल ही रखे हैं। इवन अगर आप नहीं भी परचेज करना चाहें तो भी मैं कहूँगा कि आप इस ऐप को तो डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ का जो फ्री कंटेंट जितना अवेलेबल है उसको तो एक्सेस कर ही लीजिए, उसका तो आप फ़ायदा उठाइए। अगर ये 249 इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ी और तैयारी को आप बेहतर कर पाएंगे, श्योर। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एच लिमिटेड, अगला क्वेश्चन। एच लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 3 लाख रुपए में एक मशीन खरीदी। यह अनुमान लगाया गया है कि मशीन का उपयोगी जीवन 5 वर्ष होगा।
जिसके बाद इसका कोई निस्तारण मूल्य नहीं होगा। यदि कंपनी मूल्यह्रास के वर्षों के अंकों के योग का अनुसरण करती है तो ये है मेथड का नाम, वर्षों के अंकों का योग, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं कि अगर कंपनी SYDM मेथड फॉलो करती है तो 2020-21 के दौरान प्रभावित मूल्यह्रास की राशि क्या होगी। तो आराम से समझिए, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है और आपको SYDM अप्लाई करना है। आपका जो पहला साल था, मशीन आपने खरीदी थी 16-17 में, उसके बाद 17-18 आपका दूसरा वर्ष रहा, 18-19 आपका तीसरा वर्ष रहा, और उसके बाद 19-20 ये आपका चौथा वर्ष रहा, और 20-21 ये आपका पांचवा वर्ष रहा। और इस क्वेश्चन में वैसे मशीन की लाइफ भी 5 साल थी और उन्होंने डेप्रिसिएशन भी हमसे 5वें साल का पूछा है। तो हमें पता है कि SYDM में हम उल्टे सीक्वेंस में लिखते हैं। जैसे 5 साल है तो लिखेंगे पहले 5, 4, 3, 2, 1, है ना। क्या करते हैं, जितनी लाइफ होती है उस लाइफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। अगर 7 साल होगा तो 7, 6, 5, 4, 10 साल होगा तो 10, 9, 8 ऐसे होता है, 5 साल होगा तो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका सम कितना आया, देखो ये डिजिट्स है, रिवर्स डिजिट्स, और इनका जो सम आया वो आया 15। अगर ये आपको पहले वर्ष का हास पूछता तो आपका कोड होता 5/15, और अगर ये आपसे लास्ट वर्ष का हास पूछ रहा है, अगर वो आपसे इस लास्ट वर्ष का हास पूछ रहा है तो आपका कोड होगा 1/15। और आपको आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है वो 3 लाख है। उस 3 लाख में से कुछ वापस आना नहीं है। इन्होंने एक जगह लिखा था कि इसकी साल्वेज वैल्यू या इसका निस्तारण मूल्य नहीं है, तो आपको पूरा 3 लाख रुपए डेप्रिशिएट करना है और 1/15 होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 रुपया, 20,000 इसका आंसर आएगा। तो इन गिवन ऑप्शंस में डी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। सन एंड स्टार वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। सूर्य और तारा पार्टनर हैं, मून उन्होंने शामिल किया है, उसके बाद नया प्रॉफिट रेशियो 3:2 आ गया है, और मून अपने साथ लाया है मशीन, फर्नीचर, स्टॉक और कैश। ज़रा मैं गिन लेता हूँ कि मून जो आया है हमारे प्लैनेट में और हमारे सौर मंडल में, कहें हमारे सौर मंडल में जो चांद आया है, वो चांद क्या लाया है, तो 2 लाख की मशीन और फर्नीचर 120 का 320 और स्टॉक 4 का, कैश 50 का, 4.5 लाख रुपए। तो नया तो 70,000 आंसर दे दिया आंसर। अब देखो क्या लिखा हुआ था, उसकी कैपिटल है 3,80,000। द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, इन्होंने पूछा है कि फर्म की गुडविल कितनी होगी। तो ये बात सच है, जहां तक सोच रहे हो वो सच है, पर ये वो आपको गच्चा दे देगा, चकमा दे देगा, और हाथ में आया हुआ क्वेश्चन आप गंवा दोगे। सबसे ज्यादा शायद तकलीफ आपको वो क्वेश्चन पहुंचाएगा जो आपको आता था और केवल आपकी सेकंड भर की लापरवाही से वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो अवॉइड कीजिए ऐसी मिस्टेक्स को, इसीलिए ऐसे वीडियोस देखते रहिए, मेरे सैंपल पेपर्स लीजिए और उनसे तैयारी कीजिए। बेच लिया माल, चलो मैं जस्ट 4.5 लाख रुपए वो लाया, उसमें 3,80,000 कैपिटल है, कैपिटल के लिए लाया, और 70,000 रुपए वो गुडविल के लिए लाया। इन्होंने पूछी है फर्म की गुडविल, ये तो उसका हिस्सा है गुडविल का। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे 3:3:2, तो जो हमारा नया पार्टनर है उसकी हैसियत क्या हुई, 3 और 3 6 और 2 8, तो 2/8। 2/8 का मतलब क्या हुआ, 1/4। यानी जो हमारा नया पार्टनर मून आया है उसका रेशियो क्या है, 1/4। तो अपने 1/4 हिस्से के लिए वो 70,000 लाया, तो फुल अमाउंट 4/1 यानी उल्टा। तो 70,000 इंटू 4/1 करने पे 2,80,000। तो फर्म की गुडविल 2,80,000 रुपए रहेगी। तो इसका आंसर बी रहेगा। परसेंटेज में बताऊं तो मून जो हमारा पार्टनर है वो 25% का पार्टनर है। तो अगर 25% के लिए वो 70,000 लाया, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल मस्ट बी 2,80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसी में एक कैटेगरी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें पता है कि जब किसी की सहमति, किसी ने हाँ तो भरी है लेकिन वो सहमति स्वतंत्र नहीं होती,
मतलब उसकी कंसेंट तो होती है, लेकिन वो फ्री कंसेंट अगर नहीं होती है, उसने किसी दबाव में आके, किसी प्रेशर में आके या झूठी बातों में फंस के उसने अगर अनुबंध किया है, अग्रीमेंट किया है, तो उसकी कंसेंट अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो इट लीड्स टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है, क्वेश्चन में कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज, सुनने में सही लगता है, विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी वन पार्टी, which is voidable at the option of the aggrieved party, which is voidable with the mutual consent। तो इसमें चारों में voidable लिखा हुआ है और मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन जो सबसे सही ऑप्शन है वो है सी। voidable contract वो होता है जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पे व्यर्थ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को प्रेशराइज करके, डरा धमका के, उत्पीड़न या कोर्जियन का प्रयोग करके उसके साथ कोई अग्रीमेंट किया, तो अब ये बी की इच्छा है कि वो चाहे तो अग्रीमेंट में बना रहे और चाहे तो वो अग्रीमेंट को वॉइड करवा दे। तो ये ऑप्शन किसके पास है, ए और बी में दोनों के पास नहीं है, ये ऑप्शन केवल बी के पास है। यानी किसके पास है, जो पीड़ित पक्षकार है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। अब आपका सर दुख रहा है, खत्म हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी इज टू बी मेड टू। वेल, जब आप कंपनी बनाने का सोच लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप कंपनी का नेम भी रखेंगे। कंपनी का नेम रखेंगे तो ऐसा तो है नहीं आपको जो नाम चाहोगे वो मिल जाएगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से आपको जो 2-3 नाम अच्छे लगते हैं वो आप भेज दीजिए कि पहली प्राथमिकता मेरे को इस नाम की है, सेकंड इसकी है, थर्ड इसकी है। फिर जो नाम अवेलेबल होगा और वो सूटेबल होगा, अप्रोप्रिएट होगा, तो वो आपको नाम अलाउ कर देगा। लेकिन ये एप्लीकेशन आप लगाओगे कहाँ, ए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, सेकंड है जहां आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को, या कंपनीज पे सेबी के नियम लगते हैं तो क्या सेबी को, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दैट इज आप कहें कि कंपनी को जो नाम चाहिए उसके लिए नाम के लिए अर्जी कहाँ लगाओगे, तो ये आप लगाओगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। जो कंपनियों का रजिस्ट्रार होता है उसे आप आवेदन लगाओगे। अगर उसके बाद नाम अवेलेबल होगा तो वो डेफिनेट दे देगा। अगर आप नाम कॉपी करने की कोशिश करोगे या लोगों को धोखा देने वाला नाम रखोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। खैर, होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदा ही रहेगा, वीडियोस मिलते रहेंगे फ्री में, आराम से एंजॉय करना। और चैनल दोस्तों के साथ शेयर करें तो बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। इस साल स्कूल लेक्चरार, अगले साल कॉलेज लेक्चरार।